हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आदिकाल के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो है, जिसमें हम आज इसके जितने भी पद्यांश हैं वो सारे को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है कि देवगिरी जीते सुभट आयो चामुंडराय, जय जय नृप कीर्ति शकल कहीं कवि जन गाय, मिलट राज प्राथिराज सो कही राव चामंड, रेवा तट जो मन करो वन अपूर्व गज झुंड। आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। बेसिकली यहाँ पर क्या है, यह पृथ्वीराज रासो के रेवा तट सर्ग से लिया गया एक दोहा है। इसमें जो बेसिकली चामंड राय है वह पृथ्वीराज रासो से पृथ्वीराज से किसका जिक्र कर रहा है, रेवा तट के बारे में जिक्र कर रहा है। जिस देखिए यहाँ पर भी ये लिखा है कि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के जो सेनापति है चामंड राय, उसके द्वारा देवगिरी को जीतने पर उसकी कीर्ति का गान किया गया है और चामंड राय के द्वारा रेवा तट पर शिकार करने के लिए पृथ्वीराज को प्रेरित किया गया है। व्याख्या में देखिए लिखा है कि श्रेष्ठ वीर चामंड राय जब देवगिरी को जीत कर आया तो दरबार के सभी कवियों ने राजा पृथ्वीराज के यश का बखान किया। सेनापति चामुंड राय जब पृथ्वीराज से मिले तो उनसे बोले कि यदि आप रेवा तट जाने की इच्छा करें तो वहां वन में अपूर्व हाथियों के आप लोगों को झुंड मिलेंगे, जैसा कि वहां पद्यांश से भी साफ पता चल रहा था। देखिए विशेष में क्या लिखा है, देवगिरी यानी देवगिरी जो है वो आधुनिक दौलताबाद का नाम था। जैसा हम लोगों को पता है, हिस्ट्री में हम लोगों ने ये चीज पढ़ा हुआ है। पृथ्वीराज रासो के सर्ग देवगिरी समय के अनुसार पृथ्वीराज के देवगिरी के राजा की पुत्री शशिव्रता का अपहरण करके उससे विवाह किया था। फलस्वरूप देवगिरी व राजा जयचंद की संयुक्त सेना ने पृथ्वीराज से युद्ध किया था। उसमें उन्हें यानी कि देवगिरी और जयचंद को क्या मिली थी, हार मिली थी। फिर देखिए लिखा है कि कविजन अपूर्व इन शब्दों पर अपभ्रंश का प्रभाव है। फिर उसके बाद है कविजन, कवि का बहुवचन रूप है। कवि मतलब एक कवि और कविजन अगर लिखा रहेगा तो वो उसका बहुवचन रूप हो जाएगा। अब देखिए लिखा है कि रेवा जो है वो आधुनिक नर्मदा नदी का नाम था। नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश की नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर खंभात की खाड़ियों में गिरती है। रेवा शब्द कालिदास के मेघदूत काव्य में भी मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है, रेवाम द्रक्ष्य स्यूपल विस्मय विंध्य पादे विशरणा भक्ति चिच दैरेव वीरचिताम भूति मड़गे गजस्य। दोहा जो है वो दोहा का अपभ्रंश है। कई बार ये क्वेश्चन नेट में आया भी है कि दोहा जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो याद रखिएगा अपभ्रंश का। फिर अंत्यानुप्रास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अब देखिए अगला है, बिंद ललाट प्रसिद्ध करियो शंकर गजराजम औरापति धरी नाम दियो चढ़ने सुरराजम, दानव दल तेही गंजी रंजी उमिया उर अंदर, होई कृपाल हस्तिनी संग बगसी रचि सुंदर, औलादी तासु तन आय के रेवा तट वन बिछरिय, सामंतानाथ सो मिलत ईश दाहिम्य कच्छ उच्चरिय। संदर्भ बिल्कुल पहले जैसा ही रहेगा और प्रसंग चेंज है। इस प्रसंग में बेसिकली चामंड राय ने क्या बताया है, पृथ्वीराज को हाथियों की उत्पत्ति के विषय में बताया है। देखिए लिखा है व्याख्या में कि शंकर ने अपने माथे के पसीने की बूंद से तिलक करके सामान्य गज को गजराज बना दिया। यानी कि जो शंकर भगवान थे उसने क्या किया, उन्होंने अपने माथे की पसीने के बूंद से गजराज को उत्पन्न कर दिया और उसका नाम क्या रखा, एरावत। और एरावत नाम रखकर देवराज इंद्र को सवारी करने के लिए दे दिया। उसने राक्षसों का नाश कर दिया। उमा यानी कि पार्वती माँ का बेसिकली पर्यायवाची है उमा। उमा के हृदय को प्रसन्न किया। इस प्रकार जो उमा है यानी पार्वती माँ है, उसने कृपा करके एरावत को एक सुंदर हथीनी प्रदान कर दी। इन्हीं के मिलन से उत्पन्न इनकी संतानें रेवा तट के पास के वनों में फैल गई। दाहिम यानी कि चामुंड राय ने पृथ्वीराज से मिलकर इस कथा का वर्णन किया है। अब आइए विशेष देख लेते हैं। देखिए विशेष में है कि एरावत हाथी, ठीक है, समुद्र मंथन की कथा अनुसार समुद्र के 14 रत्नों के साथ निकला था। फिर लिखा है कि यहाँ पर चंद्रभर दाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में अपने छंद को कवित्व बताया है, परंतु यह कवित्व नहीं है। वस्तुतः जो यहाँ पर छंद दिखाई देते हैं वह छप्पा छंद से मिलते जुलते हैं। छप्पा छंद आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए 10th क्लास में या 9th क्लास में, 11th में
कि यह जो होता है वो 6 चरणों वाला एक विषम मात्रिक छंद होता है। इसके प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं, अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। देखिए पिंगल भाषा का प्रयोग, पिंगल में मैंने आप लोगों को बताया है अपभ्रंश के साथ क्या मिलता है पिंगल में, तो अपभ्रंश रहता है और अपभ्रंश के साथ रहता है यहाँ पर ब्रज, ठीक है। और डिंगल रहता तो इस यहाँ पर डिंगल में होता है अपभ्रंश के साथ कौन सा भाषा रहता है डिंगल में, अपभ्रंश और राजस्थानी मिलकर डिंगल बनाते हैं, अपभ्रंश और ब्रज भाषा मिलकर पिंगल भाषा बनाते हैं। अब देखिए लिखा है कि शंकर के माथे के पसीने से गजराज के उत्पन्न होने के संदर्भ में यह अतिशयोक्ति अलंकार है, अत्यानुप्रास अलंकार का भी प्रयोग यहाँ पर द्रष्टव्य है। अब देखिए लिखा है चारि प्रकार पिष्पी वन वारन भद्र मंद मृग जाति साधारण पुच्छी चंद कवि को नरपति सुर वाहन कीम आई धरती। संदर्भ पहले जैसा होगा। प्रसंग में यहाँ पर चामंड राय जो कि पृथ्वीराज का सेनापति था, पृथ्वीराज को हाथियों की जातियों के विषय में बता रहा है। जैसे आप लोगों ने यहाँ देखा होगा चारि प्रकार पिष्पी वन वारन, यानी 4 प्रकार के हाथियों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कितने प्रकार के हाथियों का? 4 प्रकार के हाथियों का। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि चामंड राय पृथ्वीराज से कहता है कि हे राजन, उस वन में यानी रेवा तट के पास जो वन स्थित है वहां पे 4 प्रकार की हाथी देखे जा सकते हैं, जिसमें पहला है भद्र, दूसरा मंद, तीसरा मृग और चौथा साधारण। तभी राजा ने चंद कवि यानी चंदबरदाई से पूछा कि देवताओं का वाहन पृथ्वी पर किस प्रकार आ गया। यहाँ अपभ्रंश भाषा का प्रयोग है। यहाँ हाथियों की 4 जातियों के विषय में बताया गया है। यहाँ पर एक अरिल्य प्राचीन छंद का प्रयोग हुआ है, जिसके कि अरिल्य छंद में भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होते हैं? अरिल्य छंद में 16-16 मात्राएं होते हैं। फिर देखिए यहाँ लिखा है शाम तातार मारूफ शाम लिए पान कर साही धर जहुआनी ऊपर बज्जा बज्जन बाई। यहाँ पर संदर्भ दिया हुआ है, ठीक है। प्रसंग में है कि यहाँ चंद पुंडीर का दूत लाए गए पत्र का हाल सुना रहा है। व्याख्या में लिखा है कि हे महाराज, गोरी के सेनापति खां तातार मारूफ खान ने बेसिकली मोहम्मद गोरी के हाथ से क्या किया है? पान ले लिया है। चौहानों को उखाड़ फेंकने के लिए वे वायु में बाजे बजा रहे हैं। विशेष में है कि खां तातार मारूफ खां का संपूर्ण सर्ग में एक प्रतिष्ठित पद है और वह मुख्य सेना अधिकारी जान पड़ता है। संभवतः तातार मारूफ खां शहाबुद्दीन गोरी का प्रधान सेनापति रहा होगा, ऐसा माना जाता है। पान उठा लेने से तात्पर्य है कि यहाँ किसी की जिम्मेदारी लेने से है। अपभ्रंश भाषा एवं पंजाबी शब्दों जैसे बज्जन का प्रयोग किया गया है। बज्जा बज्जन बाई में अनुप्रास अलंकार है। देखिए यहाँ लिखा है श्रोतम भूपै गौरीय बर भरम बज्जाई सज्जाई ने सा सेना चतुरंग बंधी उल्लम तत्तार मारूफयम तुझी सार स उपरा बस रसी पल्लानयम शानयम एकम जीव शहाब शाही न नयम बियम स्तयम शेनयम। तो यहाँ पर संदर्भ जो है वो सेम होगा। प्रसंग में लिखा है कि चंदपुंडीर का दूत गोरी के श्रेष्ठ सेनापति के द्वारा की गई तैयारियों का वर्णन कर रहा है। देखिए व्याख्या में लिखा है कि चंदपुंडीर का दूत आगे कहता है कि हे राजन सुनिए, गोरी के श्रेष्ठ सेनापति तातार मारूफ खान ने ढोल बजाकर सारी तैयारियां कर ली है और उसकी सेना चतुरंगिणी बनकर ऊपर झपटने या टूट पड़ने को तैयार है। आपके ऊपर आक्रमण करने की इच्छा से उन्होंने अपने घोड़ों पर जीने कस ली हैं या आपकी सत्ता को नष्ट करने के लिए खान घोड़े दौड़ा रहे हैं। गोरी की सेना एक शाहब शाह रहे हैं और न कोई रहे, यह कहकर उसका स्वागत कर रही है। देखिए विशेष में है कि यहाँ अपभ्रंश एवं पिंगल भाषा का प्रयोग है। पिंगल में मैंने आप लोगों को बताया, पिंगल में बेसिकली ब्रज भाषा और अपभ्रंश का मिला जुला रूप रहता है। तुझी सार सा उपरा बस रसी पल्ला नयम शानयम पंक्ति में श्लेष अलंकार है। प्रस्तुत पद का छंद साटक गुजराती काव्यों का छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 19-19 वर्ण होते हैं। 12वें और 7वें वर्ण पर यति होती है। इसके प्रत्येक चरण में वर्णों का जो क्रम है वो मगड़, सगड़, जगड़, सगड़, 2 तगड़ तथा 1 गुरु के रूप में होता है। गुरु जो होता है वो बड़ा होता है, याद रखिएगा। गुरु जो होता है बड़ा होता है, जिसको हम लोग अपने बड़ा को 2 काउंट करते हैं ना, गुरु को। और एक होता है लघु। लघु को ऐसे
इससे डिनोट करते हैं और इसको छोटा में बेसिकली गिनते हैं, ठीक है। इसको 1 काउंट करते हैं और बड़े में 2 काउंट करते हैं, ठीक है। तो गुरु जो होता है उसको 2 गिनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए र जो है, यहाँ रसी में र जो है इसको ऐसे लिखेंगे और सी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये 2 है, ये 1 है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा जितने भी पद्यांश दिए हुए थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।